बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलॉग में सबसे पहले उस्मान डार साहब के हवाले से कुछ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद फिर इमरान ख़ान साहब ने अपनी नाअहली के ख़िलाफ़ एक पिटिशन दायर कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तोशा खाना केस में एक तो उनको सज़ा हुई थी, दूसरा उनकी नाअहली करार दी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके ख़िलाफ़ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मरियम नवाज़ ने एक नाकाम जलसा किया है। शहबाज शरीफ के साथ एक अजीब व गरीब इंसिडेंट हुआ है, वो भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से उनकी पार्टी ये कहती है कि 21 अक्टूबर को मियाँ साहब की वापसी हतमी है। इन सारे इश्यूज़ पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस्मान डार। जहाँ तक उस्मान डार का ताल्लुक़ है, इशू है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अभी तक बड़ा अजीब व गरीब सी सिचुएशन है, क्योंकि किसी की समझ में आया नहीं कि ये जो हुआ है इसका तरीक़ाकार जो था वो समझ नहीं आया कि क्या तरीक़ाकार था। मिसाल के तौर पे उस्मान डार वो आदमी है जो कि अपनी पार्टी के पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ या अपने लीडर के साथ खड़ा रहा उस टाइम तक, जब तक कि वो एकदम गायब नहीं हो गए। और वो ख़बर आई थी कि कराची में उनको कुछ लोगों ने ऑल ऑफ अ सडन उनको उठा लिया है। और उसके बाद जो सिंध के मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं निगरान, उन्होंने इस हवाले से मीडिया पर आकर एक स्टेटमेंट दिया कि जी हाँ, उस्मान डार के ख़िलाफ़ क्योंकि कुछ मुकदमात दर्ज थे तो उन मुकदमात में बाकायदा तौर पर उनको फॉर्मली अरेस्ट किया गया। लेकिन वो फॉर्मल अरेस्ट इस वजह से नहीं माना जा सकता क्योंकि जब भी कोई फॉर्मल अरेस्ट होता है, जब प्रॉपर तौर पे कानूनी तौर पे कोई गिरफ़्तारी होती है, तो कल भी मैंने आपको ये कहा था कि वो गिरफ़्तारी जो होती है कानूनी तौर पे उसका तकाज़ा ये होता है कि जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है या पुलिस है जिसको वो शख्स मतलूब था, जिसने उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज किया हुआ था, उन्होंने उस शख्स को गिरफ़्तार करने के बाद उसकी गिरफ़्तारी को फ़ौरी रिकॉर्ड पर लाना होता है। और रिकॉर्ड पर लाने का मतलब यह है कि उन्होंने उस हवाले से ज़िमनी लिखनी और उसके बाद 24 घंटों के अंदर उसे मुतल्लिका अदालत में पेश करना है, जो कि मैजिस्ट्रेट होता है। फिर मैजिस्ट्रेट के सामने वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, पुलिस या और भी कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, वो फिर बाकायदा तौर पे इस्तदा करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अदालत के सामने या मुतल्लिका अदालत या मैजिस्ट्रेट के सामने वो इस्तदा करते हैं कि सर ये केस है, इस बंदे के ख़िलाफ़ ये चार्जेस हैं, हमने इसे तफ्तीश करनी है, हमें एविडेंस मतलूब है, इससे कोई रिकवरी वगैरह करनी है, दीगर जो भी मामलात इन्वेस्टिगेशन के, उसके लिए हमें मज़ीद इसका फ़िज़िकल रिमांड चाहिए, यानी कि इसे अपनी हिरासत में रखना हमारे लिए ज़रूरी है फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश के लिए। लिहाजा आप इसकी हिरासत हमारे सुपुर्द मज़ीद 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए या 6 दिन के लिए और मैक्सिमम 14 दिन होते हैं इन नॉर्मल कोर्स, आप दे दें। उस मुल्ज़िम का जो वकील होता है वो उस टाइम पर अदालत में बहस करता है कि नहीं सर, ये केस जो है ये तो झूठा है, इसकी तो बुनियाद ही कोई नहीं, ये तो बदनीयती की बुनियाद पर है। और अदालत में वो ये बाकायदा तौर पे आर्ग्यूमेंट देता होता है कि ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या पुलिस है ये सिर्फ इसको तंग करना चाहती है, दबाव में लाना चाहती है या प्रेशराइज़ करना चाहती है, अंडर ड्यूरेस इससे कुछ चीज़ें उगलवाना चाहती है, इसके ऊपर थोपना चाहती है या इसको पॉसिबली टॉर्चर कर सकती है। लिहाजा अब इसकी हिरासत जो है वो इस एजेंसी को ना दें या पुलिस को ना दें। फिर अदालत फ़ैसला करती है कि कौन सही बात कह रहा है अदालत की नज़र में, और अकॉर्डिंगली अदालत उसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक ऑर्डर देती है। अगर तो उसे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को इसका दिए जाना मुनासिब है और इन्वेस्टिगेशन के लिए तफ्तीश होनी इससे ज़रूरी है, तो फिर वो उस एजेंसी या पुलिस के सपोर्द उसको कर देती है 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, जितना भी वो मुनासिब समझे। और अगर उसे लगे कि नहीं, मुल्ज़िम के वकील की बहस ठीक है, तो फिर वो उसको जुडिशल कर देते हैं, जेल भेज देते हैं और वहाँ पे फिर उधर से वो ज़मानत अपनी अप्लाई। उस्मान डार के केस में इसमें से कुछ नहीं हुआ। उस्मान डार के केस में जब तक कि वो हिरासत में नहीं लिए गए, किसकी हिरासत में लिए गए ये भी नहीं पता, और वो गायब हुए। उनकी पार्टी, उनकी फैमिली, उनकी जो रिश्तेदार वगैरह हैं, वो ये कहते रहे हैं, उनके घर वाले, उनकी वालदा, उनके भाई ये कहते रहे हैं कि जी उस्मान डार जो हैं वो उठाए गए हैं, वो गायब हो गए हैं, उनका कुछ पता नहीं है, वो एब्डक्शन में है, पता नहीं उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है, उनको रिहा किया जाए, उनको बाजियाब किया जाए। इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में एक पिटिशन भी पेंडिंग थी जो डाली गई थी और उसके ऊपर अदालत समाअत कर रही थी, लेकिन अदालतें आजकल समाअत बहुत ही लंबी करती हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर इस तरह के सेंसिटिव केसेस में। मैंने कल भी जिक्र किया था। बहरहाल वो समाअत पेंडिंग थी, तो एक शख्स जो कि जिसका अरेस्ट रिकॉर्ड पर नहीं आया, कानून के मुताबिक उसको नहीं कहा जा सकता, एक कानूनदान की हैसियत से, एक वकील की हैसियत से वो कानूनी अरेस्ट नहीं कंसिडर हो सकता क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वो तो मतलब कि गायब हो गए ना ऑल ऑफ अ सडन।
तो जो शख्स जो है, जो गायब था, जिसके हवाले से सिंध हाई कोर्ट में एक पिटिशन पेंडिंग थी, जिसको अदालत ढूंढ रही थी, जिसको पुलिस ढूंढ रही थी, जिसको उसकी वालदा ढूंढ रही थी, जिसको उसकी फैमिली, उसकी एहलिया, उसके बच्चे, उसका भाई ढूंढ रहे थे, फैमिली फ्रेंड्स ढूंढ रहे थे, जिसको उसकी सियासी जमात ढूंढ रही थी, बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे पीटीआई एक कैंपेन चला रही थी उस्मान डार के हवाले से कि उनको बाजियाब किया जाए, उनको रिहा किया जाए। और उसके अलावा और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनके हवाले से भी बात हो रही थी। तो वो जो शख्स गायब था तकरीबन 24-25 दिन से, और गायब होने से पहले वो अपनी जमात के नैरेटिव के साथ या अपने लीडर के नैरेटिव के साथ खड़ा था, वो 25 दिन के लिए गायब हुआ, कुछ पता नहीं किधर गया, और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन वो बरामद हुआ एक एंकर पर्सन के घर से। मतलब कि पाकिस्तान का मीडिया इज़ डूइंग वंडर्स। जिस शख्स को अदालत नहीं ढूंढ सकी, जिस शख्स को पुलिस नहीं ढूंढ सकी, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स नहीं ढूंढ सके, उस शख्स को बरामद करा दिया अपने घर में, अपने घर से एक एंकर पर्सन ने, और सीधा डायरेक्ट स्ट्रेट उसका इंटरव्यू भी कर दिया, और फिर उससे सवाल भी सारे, और फिर वो जो दे रहा है इंटरव्यू वो 360 डिग्रीज के एंगल पे है, जो कि उसका बयानिया पहले था, अब उससे पैराडाइम शिफ्ट पे वो बातें कर रहा है, और वो अपनी जमात के लीडर के हवाले से इल्ज़ामात भी लगा रहा है 9 मई के वाक़यात के हवाले से, और वो कह रहा है कि वो बयानिया बिल्कुल गलत है और मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, मैं सोच रहा था और उस सोच में मैं डिसाइड कर रहा था मैं किधर हूँ। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो सबने देखी, वो काफ़ी दबाव में लग रहे थे। और वो एंकर जो है वो मतलब कि ना सिर्फ ये कि वो एंकर को कहाँ से मिला वो शख्स, ये भी एक सवाल है, जिसको मतलब कि पूरी रियासती मशीनरी या हुकूमती मशीनरी और अदालतें और उसकी सियासी जमात ढूंढ रही थी, उस एंकर को वो शख्स कहाँ से मिला, उस एंकर तक की रसाई उस शख्स तक कैसे हुई, और फिर रसाई होने के बाद इंटरव्यू के लिए कैसे उसको मनाया, और उस मनाए जाने के बाद कैसे अपने घर पर लाया, और फिर अपने घर पर लाने के बाद उसका पूरा इंटरव्यू भी कर दिया। इस हवाले से कोई वजाहत नहीं है। ये बड़ा अजीबो गरीब किस्म की सारी सूरत हाल है जो कि देखी गई है, और उसके ऊपर एवरीबडी इज़ लाइक इन अ स्टेट ऑफ सरप्राइज कि ये जैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है। मतलब कि जो उस्मान डार का मतन है बाजियाब हो जाने के बाद कामरान शाहिद के घर से, वो तो अपनी जगह पर कानूनी तौर पे उसके ऊपर बहुत बहस हो सकती है, मैंने पहले भी कहा था, और वो बहस ये हो सकती है कि वो अब जो कुछ भी कह रहे हैं, और कामरान शाहिद साहब जो उनको वादा माफ़ गवाह तो नहीं, अदालती गवाह के तौर पे बाकायदा तौर पे वो लग रहा था कि कामरान शायद चाहते हैं कि वो कहें कि जी मैं अदालत में जाके इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दूंगा, मतलब कि वो बाकायदा तौर पे ही वॉज लेइंग द फाउंडेशन फॉर दैट, एंड इवेंचुअली उन्होंने कहा भी उस्मान डार ने कि अगर मुझे बुलाया तो फिर मैं भी चला जाऊंगा और देख लूँगा। तो वो जो एंकर है वो बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम में एक केस बिल्ड कर रहा है, और उस केस बिल्ड किए जाने की क्या लीगल सिग्निफिकेंस है, अहमियत है, इसके ऊपर तो बहुत बहस हो सकती है। वो तो अदालतों ने फैसला करना है कानूनी तौर पर। अगर मेरिट्स के ऊपर उसके ऊपर फैसला होगा तो एक ऐसा शख्स जो कि गायब हो गया था 25 दिन से, जिसका कोई पता नहीं था, बावजूद इसके कि सिंध के वज़ीर दाखिला ने उसके अरेस्ट होने पर यह स्टेटमेंट दिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ ने कि जी उनके खिलाफ मुकदमात थे और मुकदमात की मद में उनको गिरफ्तार किया गया, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। लेकिन वो मुकदमात की मद में किसने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद कहाँ पेश किया, पेश किए जाने के बाद कैसे फिर कस्टडी में लिया लीगली थ्रू द कोर्ट, वो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। तो वो शख्स जो कि इस पूरी एक एपिसोड में से गुजरा है, उसकी स्टेटमेंट की क्या लीगल सिग्निफिकेंस है, दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये एक कानूनी सवाल है जिसके ऊपर अदालतें फैसला करेंगी, और अगर कानून के मुताबिक, मेरिट्स के मुताबिक फैसला होगा तो ऐसे शख्स की गवाही इज़ नॉट एन एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस इन माई लीगल ओपिनियन। वो काबिल कबूल शहादत नहीं हो सकती है, क्योंकि एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस और इनएडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस में फ़र्क होता है। और जो गवाही कोई भी विटनेस देता है वो आउट ऑफ फ्री विल होनी चाहिए, बगैर दबाव के, बगैर प्रेशर के, बगैर ड्यूरस के होने चाहिए। अदालत में जो 164 का बयान होता है, मैजिस्ट्रेट साहब कोई बाकायदा तौर पे प्रोसीजर है कि वो मैजिस्ट्रेट पहले पूछे कि भाई कोई दबाव तो नहीं है,
कोई पुलिस वाले अगर कमरा अदालत में उस वक्त खड़े होते हैं तो मैजिस्ट्रेट की ये जिम्मेदारी है कि वो उनको बोले आप कमरा अदालत से बाहर चले जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके सामने ये कोई दबाव भी महसूस करे। और फिर वो कहता है कि हाँ जी अब कोई दबाव नहीं है, कोई किसी के कहने पे तो नहीं कर रहे, तो फिर वो कहता है अच्छा अब आप अपना एविडेंस रिकॉर्ड कराएं, और फिर 164 का बयान रिकॉर्ड होता है। तो ये टेलीविज़न शो में तो उनका ये स्टेटमेंट आ जाना उसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं है। हाँ, अगर यही स्टेटमेंट जो कि कामरान शायद चाह रहे थे कि उस्मान डार अदालत में जाके दें, मैं चलो ये नहीं कहता कि वो चाह रहे थे या नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनके सवालात से जिस तरह वो घेर के बार बार वो सवाल पुट कर रहे थे, जब तक के वो जवाब नहीं दे दिया उस्मान डार ने, तो उससे उनके व्यूअर को या पूरी दुनिया जो कि देख रही थी उनको यही मैसेज गया है कि वो ये चाह रहे थे। तो अगर वो ये चाह रहे थे और फिर इवेंचुअली वो कह भी दिया गया उनके शो में, तो जब तक वो अदालत में नहीं कहा जाएगा तब तक उसकी कानूनी हैसियत नहीं, और अदालत में कह भी देंगे तो वो अदालत उसको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, कानूनी तौर पे तो मुझे नहीं लगता कि अदालत एक्सेप्ट करेगी या अदालत को करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कोई मिसाल के तौर पे ऐसी अदालत है जैसे उसका केस चला है तोशा खाना का, कोई जज हुमायूं दिलावर जैसा जज है जिसके अंदर ये एबिलिटी है, ये ख़ासियत है, ये खूबी है कि वो 30 सफ़ात का फ़ैसला 30 मिनट में लिख देता है, और उसके अंदर ये भी खूबी है कि वो वकील को सुने बगैर फ़ैसला लिखने पर यकीन रखता है, तो फिर हो भी सकता है। लेकिन अगर मेरिट्स पे देखा जाए तो फिर ये नहीं बनता, तो ये फ़ैसला तो तब जाकर होगा। लेकिन ये जो सारा सिचुएशन है, सारी सूरत हाल है, तो वो मतन अपनी जगह पे, और जो कुछ उन्होंने कहा ये अदालत का काम है देखना कि वो दुरुस्त कहा गलत कहा, और जो भी कहा उसकी वो एविडेंशियल वैल्यू किस हद तक है और वो कबूल हो सकती है शहादत के तौर पे, ये अदालत का काम है, अदालत उसको देखे। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि 9 मई के वाक़यात अच्छे नहीं थे। 9 मई के वाक़यात से एक बुरा मैसेज गया, और वो लोग जिन्होंने तोड़ फोड़ की है, जलाओ घिराव किया है, उनका कानूनी तौर पे अदालतों में एहतसाब होना चाहिए। लेकिन हाँ, कानूनी तौर पर होना चाहिए, लेकिन कानून से हटकर अगर किसी को वो उठाया जाता है और अकॉर्डिंगली फिर उसको ट्रीट किया जाता है, उस चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं कैसे सपोर्ट कर, मैं तो वकील हूँ, तो वकील तो होता ही खड़ा कानून के साथ है, आइन के साथ है, जमहूरियत के साथ है, रूल ऑफ लॉ के साथ है। तो बहरहाल कानूनी तौर पर एहतसाब 100 बिस्मिल्लाह होना चाहिए, लेकिन गैर कानूनी तौर पर नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर दूसरी कोई राय नहीं है। तो वो अगर गैर कानूनी तौर पे मेल प्रैक्टिसेस के थ्रू, प्रेशर के थ्रू कुछ हो रहा है, तो वो अदालतों का नोटिस लेना बनता है, और मेरे ख्याल में इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का भी नोटिस लेना बनता है। मैं आज किसी से बात कर रहा था तो वो शख्स वकील ही था, तो वो वकील साहब बड़े डिस्टर्ब थे, अपसेट थे। तो मैंने जब उनसे मज़ीद पूछा कि क्या वजह, तो वो कहते हैं यार मैं बड़ा परेशान हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से चली है प्रोसीडिंग, और उसको लाइव टेलीकास्ट किया गया मीडिया के सामने, वो तो अजीब सा एक मैसेज गया है पूरी कौम को। मैंने कहा जी क्या अजीब सा मैसेज गया? वो कहते हैं ये अजीब सा मैसेज गया है कि वो पूरी कौम के सामने एक वेल ऑफ रिस्पेक्ट था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि पता नहीं प्रोसीडिंग कैसे चलती है। तो प्रोसीडिंग जैसे चल रही है वो क्लियर डिवाइड नज़र आ रहा है बिटवीन द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और वो वकील बेचारों को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, जज ही बोलते चले जाते हैं। और क्योंकि जजेस दो नज़रियात में बटे हुए हैं इस हवाले से, तो वो आपस में तो एक दूसरे से बात नहीं करते, वो वकील को सुना के अपनी बात एक दूसरे को सुना रहे होते हैं। ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी, और उसमें वो पंजाबी की मिसाल है ना कि सुनाना कहना तीनू ते सुनाना नू, तो ये वाला हिसाब है कि वो एक दूसरे को सुना रहे हैं और वकील साहब को सामने जो है ना इस्तेमाल किया जा रहा है, और वकील को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। और ये इशू जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैशनेट है सुप्रीम कोर्ट के, जैसे कितना इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे और इंपॉर्टेंट इशूज़ है उसके ऊपर, कोई हिलजुल हमें अदालतों में नज़र नहीं आ रही। तो ये उन वकील साहब का कहना था। तो दिस इज़ द सेंटिमेंट ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल हु बिलोंग टू द लीगल फ्रेटर्निटी इन पाकिस्तान। तो इन चीज़ों को बेहतर होना चाहिए, इसको ठीक होना चाहिए, इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है, इसमें केओस है, इसमें तकसीम है, इसमें किसी को भी अगर आप दीवार के साथ लगाएं मिसाल के तौर पे, उसके हकूक़ को पामाल करें वक्ती तौर पे, वो खौफज़दा होकर तो मतलब कि अपने स्टैंड से, अपने स्टांस से, अपने मौक़िफ़ से पीछे हट सकता है वक्ती तौर पे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब खौफ के बादल छट जाएंगे तो वो वापस अपने स्टैंड पर खड़ा होगा।
तो प्रॉब्लम जो होता है ना इस तरह की सिचुएशंस में वो ये होता है कि जब आप चीज़ें ज़बरदस्ती इन्फोर्स करते हैं लोगों पे तो उसकी मुद्दत बड़ी कम होती है, वो बड़ा शॉर्ट लिफ्ट होता है। जैसे ही वो सूरत हाल बदलती है, लोगों को लगता है कि अब हम किसी हद तक जो है वो टाइम गुजर गया, वो दौर गुजर गया, जैसे लोग अक्सर कहते हैं, तो वो फिर वापस अपने मौक़िफ़ पे आता है। तो ये देरपा नहीं है। देरपा क्या होता है? देरपा वही होता है जो कि सही होता है, जो दुरुस्त होता है, जो सच होता है, जो मेरिट्स के मुताबिक होता है और जो दिल से लोगों को लगता है, वो उसके ऊपर फिर वो परमानेंट काफ़ी हद तक हो सकता है, लॉन्ग टर्म होता है। परमानेंट सही दुरुस्त नहीं, बिकॉज देयर इज नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, आई बिलीव इवन द वर्ल्ड इज नॉट परमानेंट। द ओनली थिंग सर्टन हियर इज अनसर्टनिटी। तो ये जो अनसर्टनिटी है ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है और इसने हर चीज़ को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। और वक्ती तौर पे जिसको लग रहा होता है इस वक्त मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हूँ, ये ऐसे ही रहेगा, कुछ भी वैसा नहीं रहता। ये तारीख बताती है आपको कि आप शुरू कर लें किसी भी दौर से, मैं कई दफ़ा कहता हूँ, साइरस से लेके सीजर से लेके किसी भी दौर से शुरू कर लें, आज से हज़ारों साल पुरानी यूनान की तारीख में चले जाएं और आज भी आ जाएं, तो जो आया उसने जाना है, जो दौर शुरू हुआ है उसने ख़त्म होना है और जो आज की सूरत हाल है कल की उससे मुख्तलिफ होनी है। ये इर्तिका के असूल और कवानीन हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो जो भी मतलब कि अगेंस्ट नेचर है या अगेंस्ट एवोल्यूशन है, वो अगर इन्फोर्स किया जाता है तो वो शॉर्ट लिफ्ट होता है। उसके बाद एक मखसूस मुद्दत के बाद वो चीज़ें वापस फिर रिवर्स जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी कुछ लोगों को लगता है चीज़ें रिवर्स हुई हैं, तो अभी कुछ एक ख़ास डायरेक्शन में रिवर्स हुई हैं, जब वक्त चेंज होगा तो दूसरी डायरेक्शन में रिवर्स होंगी। तो इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और मैं पहले भी जैसे कहा कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक और कानून की बालादस्ती के मुताबिक जिन लोगों ने जो वाक़यात गलत किए हैं, कानून को हाथ में लिए हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो कानून के मुताबिक होना चाहिए। तो एक तो ये चीज़। और दूसरा आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान साहब का जो नाअहली का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया, तो शाखाना के हवाले से उसको चैलेंज कर दिया इमरान खान के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी बड़े दिलचस्प कैरेक्टर हैं चीफ़ जस्टिस वहाँ के जो हैं, मतलब कि वो मैं अगले दिन देख रहा था टेलीविज़न पे, शोएब शाहीन टेलीविज़न पे कह रहे हैं कि ये जो अडियाला जेल में मुंतकिल किया गया इमरान खान को, इसके अंदर भी हमें कोई खैर का आंसर नज़र नहीं होता, क्योंकि जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं उन्होंने हमेशा ही ऐसा किया वैसा किया, इस तरह करके वो कह रहे थे कि हमने तो उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद किया हुआ है, फिर भी ये केसेस सुनते हैं। तो जब इतनी दफ़ा अदम एतमाद हुआ है, मेरी समझ से बाहर है कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक फिर भी ख़ुद क्यों केसेस सुनते हैं, क्यों इतने मुतनाज़ होते हैं, और फिर कुछ फ़ैसले एक आधा कोई फ़ैसला उनके हक़ में दे के जिसका इतना कोई उनको फ़ायदा नहीं है, ये ठक 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 ख़िलाफ़ भी फ़ैसले आ जाते हैं। हाँ, ये भी फ़ैसला उन्होंने दिया कि वो सज़ा को मुअत्तल किया, लेकिन वो जब जाके किया तब तक डैमेज हो चुका हुआ था और सब जानते हैं कि वो गिरफ़्तारी डल चुकी हुई थी दूसरे केस में। दूसरे केस में एक दफ़ा वो खान साहब अंदर चले गए, तो अब एक केस में गिरफ़्तारी ज़मानत होगी या रिहाई का परवाना आएगा, तो दूसरे में, तीसरे में, चौथे में जब तक हुकूमत चाहेगी उन्हें अपने पास रख सकती है, क्योंकि केसेस तो 180 हैं। आखिरी चीज़ नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से कि जी वो 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, मरीम नवाज़ का जलसा फ्लॉप शो बहुत सारों की नज़र में, और शहबाज शरीफ का साथ जो वाक़या हुआ है वो भी लोगों को मतलब कि अब लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का अब अवाम में जाना विद द परफॉर्मेंस जो दी गई है 16-18 महीने में पीडीएम की हुकूमत के प्लेटफॉर्म से, अब उनका अवाम में जाना बड़ा मुश्किल है और अवाम जो है उनकी तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। आखिरी चीज़, आज इमरान खान साहब की सालगिरह थी, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो 71 ईयर्स 71 साल के हो गए, और इमरान खान के हवाले से मतलब कि पूरा इमरान खान की ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ चैप्टर्स में किया जा सकता है डिवाइड। और मैं ये समझता हूँ, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, मैं जैसा कि मैंने कहा कि मुख्तलिफ़ चैप्टर्स में इमरान खान की ज़िंदगी को तकसीम किया जा सकता है।
मैं एक बात और यहाँ पे वाज़ह करता चलूँ कि मैं इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, बावजूद उन तमाम चैप्टर्स के जो कि इमरान ख़ान की ज़िंदगी जिन हिस्सों में तकसीम हो सकती है, उसके बावजूद मैंने इमरान ख़ान पे बतौर वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत पे और उनकी टीम पे और उनकी काबीना पे और उनकी परफॉर्मेंस पे और कुछ उनके फ़ैसलों पे बहुत ज़्यादा तनकीद की है, जिसका मतलब सिर्फ ये है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनके कोई फ़ैन क्लब का हिस्सा नहीं हूँ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मुझे इमरान ख़ान के अंदर कोई गलती नज़र नहीं आती है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि इमरान ख़ान एक बड़े इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी रहे हैं तो उनके सब फ़ैसले दुरुस्त हैं। मैं उस माइंडसेट का नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं ये भी मानता हूँ कि जो उनके प्लस पॉइंट्स हैं वो उनके प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन उन प्लस पॉइंट्स के बावजूद जहाँ पे उन्होंने गलत फ़ैसले किए, गलतियाँ की या ख़राब करदगी दिखाई या गलत फ़ैसले हुए उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से, गलत लोगों का इंतखाब हुआ या गलत चीज़ों का, तो मैंने तो पहले दिन फ़ौरन उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई उस हवाले से, और उस टाइम पे भी कुछ रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी हम लोगों को, लेकिन खैर उसका इससे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता जो पीडीएम के दौरे हुकूमत में हुआ। तो हैविंग सेड दैट कि मैं उनका कोई फ़ैन क्लब का हिस्सा नहीं हूँ, मैं बहुत इंडिपेंडेंट सोच का मालिक हूँ। हैविंग सेड दैट आई बिलीव कि इमरान ख़ान की जो ज़िंदगी है एक भरपूर ज़िंदगी है, और इमरान ख़ान के हवाले से क्रिकेट में गए तो क्या खूब क्रिकेट खेली, क्या खूब नाम कमाया, खुदा ने जिस पर्सनैलिटी से नवाजा क्या खूब उसको सराहा गया पूरी दुनिया में। वो मैं देख रहा था पिछले दिनों इमरान ख़ान साहब की जब शादी हुई जमाइमा साहिबा के साथ, तो उनकी शादी के कुछ मनाज़र एक इंग्लिश चैनल ने लगाए हुए थे यूट्यूब पे, और उसमें जब वो निकलते हैं शादी की तकरीब के बाद, निकाह के बाद जमाइमा गोल्डस्मिथ के साथ, तो वो बाहर बहुत ज़्यादा आवाम का रश था, और उसमें से मेजॉरिटी सब जो थे वो बरतानवी शहरी गोरे थे, और मतलब कि पाकिस्तानी या पाकिस्तानी निज़ाद भी थे, लेकिन दीगर जो वहाँ के अपना मतलब के सफ़ेद फार्म और दीगर एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखने वाले वो थे। और जैसे ही इमरान ख़ान बाहर निकले और एक जो शोर हुआ और फिर उनके पीछे लोग भागे और उनको गले लगाने की और उनको चूमने तक की कोशिश की कुछ लोगों ने, तो तब ही वॉज आई थिंक 42 ईयर्स ओल्ड, और अभी तो सियासत में आने का दूर दूर तक कोई सवाल नहीं था इमरान ख़ान का। तो वो जो पॉपुलैरिटी और फेम इमरान ख़ान ने तब देखा हुआ है, और पाकिस्तान को भी जो है उस हवाले से रिकग्निशन मिली कि जी इमरान ख़ान इज़ अ पाकिस्तानी क्रिकेटर, कैप्टन ऑफ द पाकिस्तानी टीम। मेरे ख़्याल में वो बिल्कुल उसका मुझे पाकिस्तान में कोई वो नहीं नज़र आता, मुतबादिल या उसके पैरेलल नहीं नज़र आता उसका। कोई भी और क्रिकेटर है, सेलिब्रिटी है, इस लेवल का फेम नहीं हमने किसी का देखा जिसका पूरी दुनिया में फेम हो, जिसके सिर्फ मतलब कि उसके मुल्क के लोग फ़ैन नहीं है, पूरी दुनिया में उसके फ़ैन्स हैं। तो वो एक चैप्टर, फिर शौकत खानम, फिर नमल यूनिवर्सिटी, फिर पीटीआई का बनाना, उसका खड़े किया जाना, उसके लिए मेहनत करना, बिल्कुल वो चंद लोगों के साथ शुरू करना और फिर मकबूलियत की बुलंदियों को छूना, फिर प्राइम मिनिस्टर बनना, फिर हुकूमत से निकलना, और फिर हुकूमत से निकल जाने के बाद एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करना, वो भी जो किया है वो भी क्या धड़ल्ले से किया, और उसकी प्राइस भी वो पे कर रहे हैं, जेल में भी हैं और बहुत सख्त वक्त से गुजर रहे हैं। लेकिन व्हाट अ लाइफ, एक भरपूर ज़िंदगी मेरे ख़्याल में जो किसी भी शख्स की हो सकती है, वो इमरान ख़ान को अल्लाह ताला ने दी है, तो उस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए। बाकी जहाँ तक उनके फ़ैसले जिनसे मैं इत्तफ़ाक़ नहीं करता या बहुत सारे लोग इत्तफ़ाक़ नहीं करते, वहाँ पे तनकीद भी करनी चाहिए। तो बहरहाल आज उनकी सालगिरह थी, जेल में है, बट स्टिल हैप्पी बर्थडे टू इमरान ख़ान साहब, एंड आई होप के मामलात बेहतर हों, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, सैनिटी मस्ट प्रिवेल, इस सैनिटी प्रिवेल करे। सबका मुल्क है, सब ने इसी में ही रहना है, को एग्जिस्ट करना है, एक दूसरे को सफ़ाए हस्ती से मिटा के या दीवार से लगा के या
जो भी मामलात आजकल पाकिस्तान में बड़े अनफॉर्चुनेट अफसोसनाक हैं, उस तरह से कोई भी मुल्क जो है वो आगे नहीं निकल सकता, वो तरक्की नहीं कर सकता। इन झमेलों में पड़ा रहेगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। उसके लिए हर किसी को अपनी पोजीशन को देखना पड़ेगा और देखकर उसके ऊपर उसको रिविज़िट करना पड़ेगा और कुछ तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। और ये सब के लिए ज़रूरी है, सब के लिए, जितने भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इस वक्त क्या उनके स्टांस हैं, वो ख़ुद को सही समझते हैं या नहीं समझते हैं। एक ईगो बहुत हाई लेवल पे है पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ हवालों से। उन सारी चीज़ों को वक्ती तौर पे थोड़ा सा बैकफुट पे ले जाना पड़ेगा। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं आज फिर कहता हूँ, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बेहतरी करे, पाकिस्तानियों के लिए बेहतरी करे और अल्लाह करे मामलात बेहतर हों और जल्द ठीक हो। बहुत शुक्रिया ये वीलॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।